नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो उस कानून के ऊपर चर्चा करने की तरफ जा रहे हैं जो हमारी सभी माताएं बहनें जो वर्क प्लेस पर काम करती है और उनके साथ यौन शोषण से संबंधित कोई अपराध घटित होता है, तो उन सभी को अवेयर करने के लिए, या फिर हम बात करें कि जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उन सभी तथ्यों को हम देखेंगे कि एग्जाम में भी हमारे नंबर अच्छे आ जाए, और वैसे भी अगर हमें इस एक्ट के बारे में, इस कानून के बारे में सीखने का जब मौका मिला है तो आप इसको ध्यान दे के सीखिएगा। तो हमारा जो कानून है इसका नाम है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोषण अधिनियम 2013 इसका नाम है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। ध्यान रखना। तो ये जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उनको संरक्षण प्रदान करता है। और कहाँ पर? वर्क प्लेस पर, जहां पर वो कार्य स्थल होता है उनका, जहां पर वो काम करते हैं। तो देखिए, कार्यस्थल किसको कहते हैं? कार्यस्थल में जहां पर कोई महिलाएं काम करने के लिए जाती है उसी जगह को क्या कहा गया है? कार्यस्थल कहा गया है। चाहे कोई महिला किसी घर में झाड़ू पोछा बर्तन साफ करने का भी काम करने के लिए जाती है, या कोई मजदूरी करने के लिए जाती है, तो उसके लिए वो वर्क प्लेस वही हो गया। या कोई महिला किसी कंपनी में काम करने के लिए जाती है तो वो उसका वर्क प्लेस हो गया। ध्यान रखना। तो वहां पर उसको संरक्षण कैसे प्रदान किया जाए? इससे पहले, हालांकि अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो भारतीय दंड संहिता, हालांकि उसमें अभी संशोधन भी हो चुका है, तो भारतीय दंड संहिता में उसको संरक्षण प्रदान किया गया था। लेकिन और विद्यार्थियों, काफी सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी, उसके बाद में इस कानून को बनाने की जरूरत पड़ी। क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो इन महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार होता है उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए कोई अलग से एक कानून बनाना चाहिए, जिससे कि महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया जा सके। और इसी प्रकार अगर हम हमारे बात करें संविधान में, तो संविधान में भी कई आर्टिकल्स में ये प्रावधान किया गया है कि इन महिलाओं को कैसे भी करके उनका जो संरक्षण है वो प्रदान किया जाए। क्योंकि हमारे समाज के जो 3 कमजोर वर्ग है, उसमें जैसे बुजुर्ग आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, महिलाएं आ जाती है, तो महिलाओं को कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे जो कानून है उनमें। तो इन सभी कमजोर वर्ग को संरक्षण प्रदान करने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसे कड़े कानून बनाने की जरूरत पड़ती है। और कहीं न कहीं उसमें विद्यार्थियों कमी है सिस्टम में, इसलिए तो फिर ये कानून बनाना पड़ रहा है। अगर जैसे सभी जो माताएं बहनें हैं उनको अगर सभी सही नजर से देखे, गलत नजर से ना देखे, तो फिर हमें ये कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कैसे भी करके ऐसे लोग हैं उनको कड़े से कड़े जो प्रावधान करके सजा देने का जो प्रावधान किया गया है वो ऐसे अधिनियमों में किया गया है। अब इस अधिनियम में देखते हैं तो पर्सन कैसे बनते हैं, उसके हम ऊपर हमने लास्ट में कुछ पर्सन दिए हैं, उसका उत्तर आपको ही देना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में आपको उनका जवाब दे दूंगा, और मैंने केवल आपको बताने के लिए कि किस टाइप के पर्सन बनेंगे। चाहो तो मैं अभी भी आपको बता सकता हूं कि कौन कौन से पर्सन बनेंगे। ये देखिए, आपका थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूं आपको। लास्ट में मैंने पर्सन लिए हैं कि यहाँ से पर्सन कैसे बनते हैं, इस एक्ट से रिलेटेड पर्सन कैसे बनेंगे। उत्तर देख लीजिएगा आप। जैसे महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ये अधिनियम किस केस के संदर्भ में लगभग सभी दिशा निर्देशों को, धारण एवं प्रावधानों को निहित करता है। तो इस प्रकार के 4 विकल्प दिए गए: निर्भया कांड, मथुरा वाला केस, विशाखा वाला केस, या भंवरी वाला केस। कौन सा केस में इस बात का प्रावधान किया गया? तो ऐसे 4 विकल्प मिलेंगे, आंसर आपको देना होगा। लेकिन अभी पहले इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया, कौन कौन सी धाराओं में क्या प्रावधान है, इसका पूरा नाम क्या है, इसको विश्लेषित रूप से देखते हैं ना। तो कानून का नाम तो आपको पता ही चल गया। कानून का नाम क्या है? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक जो उत्पीड़न होता है उनके साथ, उससे निवारण प्रतिषेध और प्रतितोषण अधिनियम 2013 इसका नाम है। इंग्लिश में नाम इसका बता दिया गया आपको। अगर बात करें विद्यार्थी इसकी पृष्ठभूमि को, तो देखो इसको कैसे पढ़ेंगे हम। पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, और ये जो लागू कैसे हुआ, कैसे किस किस संसद के द्वारा बनाया गया या किसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा इसको बनाया गया, उन सारे फैक्ट को देखेंगे। साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या प्रावधान किया गया, उन चीजों को भी हम देख सकते हैं। और फिर कौन से अध्याय में कौन कौन सी धाराएं आती उनको हम देख लेंगे, और कौन कौन सी धारा में क्या प्रोविजन किया गया है। जैसे इसमें 30 धाराएं हैं, तो उन 30 की 30 धाराओं को देख लेंगे। धारा 1 में क्या लिखा हुआ है, धारा 2 में क्या प्रावधान किया गया है, 3 में क्या है, वो सभी इन धाराओं को देखेंगे। तो देखो, पृष्ठभूमि की बात करें तो महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों का निवारण और प्रतितोषण तथा उनसे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। 25 जून 1993 को भारत सरकार के द्वारा मानवाधिकारों का समर्थन भी किया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा एवं अन्य बनाम जो राजस्थान राज्य वाला जो केस चल रहा था,
उसमें ये कहा गया था उसके निर्णय में कि ये सीधा सीधा मानवाधिकारों का उल्लंघन है। देखिए, मानवाधिकारों का उल्लेख विद्यार्थियों जो मूल हमारा जो संविधान है उसमें कौन से आर्टिकलों में मिलता है, कौन से भाग मिलता है, तो भाग 3 में मिलता है। किसमें मिलता है? भाग 3 में मिलता है। अब एक केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, जिसका जो टाइटल था वो विशाखा एक एनजीओ था वो, और राजस्थान सरकार, इसके बीच में एक केस चला था। वो मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। देखो मामला क्या था वो मैं बता देता हूँ। एक एनजीओ में काम करने वाली महिला थी जिसका नाम था भंवरी। क्या नाम था? भंवरी देवी नाम था। वो जयपुर के किसी ग्रामीण इलाके में गई थी और वहां पर उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित अपराध घटित हुआ। फिर उसके उसमें जो लोअर कोर्ट था उसमें मामला चला गया, पुलिस ने उस व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया। सामूहिक गैंग रेप हुआ था उसके साथ। फिर उस महिला ने महिला के जो परिजन थे उन्होंने केस दर्ज कराया लोकल थाने में। वहां से पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई होने के बाद में जो लोअर कोर्ट होता है, अधीनस्थ न्यायालय होता है, उसने सुनाया कि वो सभी जो व्यक्ति थे जिनके विरुद्ध आरोप लगाया था गैंग रेप का, उन सभी को दोष मुक्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? दोष मुक्त कर दिया गया था। तो फिर उसके बाद में एक एनजीओ काम करता है राजस्थान में जिसका नाम है विशाखा एनजीओ। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। तो एक गैर सरकारी संगठन था क्या, अभी भी है, जिसका नाम है विशाखा। तो उसने विद्यार्थियों एक PIL दायर कर दी। क्या दायर कर दी? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जनहित याचिका दायर कर दी। किसके द्वारा? विशाखा जो एनजीओ है उसके द्वारा। फिर वो बात मामला चला गया और वो जो केस बना वो किस नाम से बना? विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य सरकार, इसके विरुद्ध जो केस किया गया था, इस टाइटल से वो केस चला था। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी जिनको प्रथम दृष्टया उनके ऊपर आरोप लगाया था उन सभी व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया, यानी कि सभी को सजा कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए कि भाई जो महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर, क्योंकि उस भंवरी देवी का जो कार्यस्थल था वो गांव ही तो था जहां पर वो मतलब ऐसे बाल विवाह वगैरह रोकने का काम करती थी, एनजीओ से संबंधित जो कार्य होती वो करती थी वो। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया तो निर्णय में उनको सजा तो सुना दी। सजा सुनाने के साथ साथ ये भी कहा गया कि ये जो कोई महिला उसके कार्यस्थल पे काम करने के लिए जाती है और वहां पर अगर उसके साथ इस प्रकार का हरेसमेंट हो जाता है तो उसको सेक्सुअल हरेसमेंट और साथ ही में मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। और इससे संबंधित जो केंद्र सरकार है उसको डायरेक्शन भी दिए गए कि आपको इससे संबंधित कोई कानून बनाना चाहिए। तो देखिए 1997 में विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार राज्य ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और 21 का ये सीधा सीधा उल्लंघन है। यानी कि हम ये कह सकते हैं मानवाधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन है, जिसमें मानवाधिकारों का हनन की बात बताई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर हम देखें भारतीय संविधान में कहाँ का प्रावधान किया गया मानवाधिकारों से संबंधित या महिलाओं को जो संरक्षण प्रदान किया गया है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 क्लोज 1, 15 क्लोज 3, 16, 19 क्लोज 1 का जो जी है वो, उसमें साथ में 21। और क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं ये तो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते ही हैं। आप देख ले 14 में समानता का अधिकार की बात कर रखी है, 15 में राज्य के द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा उसकी बात की जा रही है, और 15 क्लोज 3 में किया जा रहा है महिलाओं के पक्ष में राज्य के द्वारा विशेष प्रावधान बनाए जाने की अनुमति दी गई है। 16 में है अवसर की समानता। 19 क्लोज 1 क्लोज जी में लिखा हुआ है किसी भी पैसे को अपनाने का, कोई भी व्यवसाय या उद्यम अपनाने का उनको मौलिक अधिकार होगा। साथ ही में 21 में दिया हुआ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात भी कर रखी है। 39 घ में दिया हुआ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की गारंटी देना, ये बात भी की गई है। और अगर 42 की बात करें तो काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियां सुरक्षित करने और प्रसूति सहायता के लिए राज्य के द्वारा उपबंध बनाने की अनुमति दी गई है। 42 में प्रावधान किया गया है। 51 क्लोज 1 का जो ई है उसमें देखें तो महिलाओं की गरिमा और के लिए अपमानजनक प्रथाओं का जो परित्याग करने की बात की गई है। तो ये सारे प्रावधान तो किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हम पढ़ रहे कानून। क्या पढ़ रहे हैं? कानून। तो कानून में क्या प्रावधान किया गया है? ये भारत का प्रथम अधिनियम है जो कार्यस्थल पर महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है। विद्यार्थियों, ऐसा पहली बार कानून बनाया गया अलग से। हालांकि पहले प्रावधान कर रखा था लेकिन वो अलग कानूनों में कर रखा था। एक अलग से स्पेशली वर्क प्लेस पर प्रोटेक्शन देने के लिए महिलाओं को ऐसा कानून पहली बार बनाया गया। देखिए इस अधिनियम को लागू होने से संबंधित या बनने से संबंधित कौन कौन से प्रावधान है इसको देख लेते हैं। देखिए पहली बात तो ये एक स्पेशल एक्ट है। अलग अलग एक्ट होते हैं विद्यार्थी, माइनर एक्ट, मेजर एक्ट, स्पेशल एक्ट होते हैं। तो ये जो अधिनियम बनाया गया ये विशेष अधिनियम है, यानी कि स्पेशल एक्ट है। जब भी कोई एक एक्ट या कानून बनने से पहले वो बिल का रूप धारण करता है। तो ये बिल था विद्यार्थी, ये बिल सबसे पहले प्रस्तुत कब किया गया था? 2007 में। जो महिला और बाल विकास मंत्री थी कृष्णा तीरथ, इनके द्वारा पहली बार इसको 2007 में पेश किया गया कि भाई महिलाओं को संरक्षण देने से संबंधित एक कानून बनाना चाहिए। और उससे रिलेटेड जो बिल लेके आई थी वो कौन लेके आई थी? कृष्णा तीरथ लेके आई थी 2007 में।
उसके अलावा जो सेंटर का मंत्रिमंडल है उसके द्वारा इसको स्वीकृति पहली बार दी गई दिसंबर 2010 में। कब दी गई? दिसंबर 2010 में कि भाई ऐसा कानून आना चाहिए। अगर बात करें हैं लोकसभा, क्योंकि मामला पहले गया लोकसभा में, प्रस्ताव किसमें रखा गया? लोकसभा में। तो लोकसभा ने इसको पारित किया था 3 सितंबर 2012 को। लोकसभा के द्वारा इस एक्ट से संबंधित जो बिल लेके आए गए थे उसको पारित कब किया था? 3 सितंबर 2012 को। फिर उसके बाद में राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा ने इसको पारित किया था 22 अप्रैल 2013। ये डेट याद रखना विद्यार्थियों आप थोड़ा, सॉरी 22 अप्रैल नहीं है, ये 26 फरवरी 2013 है। और राष्ट्रपति की जो अनुमति मिली थी वो कब मिली थी? 22 अप्रैल 2013 को। तो आपसे पूछा जाए ये कानून बना कब, तो 22 अप्रैल 2013 को बना। ये डेट आप याद रखना, इस तारीख को बना था, क्योंकि इस दिन राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है। जिस दिन राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है, अनुमति दे देता है, उसी दिन वो बिल एक्ट का रूप धारण कर लेता है। तो ये एक्ट बन गया था 22 अप्रैल 2013 को। ये डेट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और इस अधिनियम को फिर दूसरे दिन प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि 23 अप्रैल 2013 को इसको प्रकाशित किया गया था राजपत्र में, ठीक है, अंग्रेजी पाठ में किया गया था इसको। इसके अलावा इससे संबंधित नियम अधिसूचित भी किया गया था। 9 दिसंबर 2013 को कुछ नियम भी बनाए गए हैं, इसकी डेट भी याद रखना, 9 दिसंबर 2013। भारत सरकार ने इस अधिनियम और नियम को प्रभावी दिनांक के रूप में अधिसूचित किया था, यानी कि इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। भारत जो गणराज्य के 64वें वर्ष संसद के द्वारा ये निम्नलिखित रूप से यह अधिनियम बनाया गया। और इस अधिनियम में जो अध्याय हैं वो कितने अध्याय हैं? 8। जैसे हमने बात करी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें 22 भाग होते हैं और 395 आर्टिकल है। कितने हैं? 395 आर्टिकल। इसी प्रकार जो ये कानून है इसमें अध्याय कितने? 8। और धाराएं कितनी है? 30। कितनी है? 30। तो इन 8 अध्यायों के भीतर ही इन 30 धाराओं को पढ़ेंगे। और साथ ही में इस 30 धाराओं में जो 29 नंबर की धारा आएगी, 29 नंबर की धारा में कुछ नियम बनाए गए हैं, तो उन नियमों की संख्या 14। तो इस एक्ट में हमें पढ़ना क्या है? 30 धाराएं पढ़नी है, 8 अध्याय पढ़ने हैं और 14 नियम पढ़ने हैं। जैसे आप धारा 29 पढ़ते हैं तो उसके साथ ये 14 नियम हो जाते हैं। और अलग से भी आपको प्रत्यक्ष नियम बता दूंगा मैं विद्यार्थियों। सबसे पहले एक तरफ दिया हुआ ये क्रमांक, यानी कि अध्यायों की संख्या दे रखी, 8 अध्याय है। और फिर ये अध्यायों का नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अध्यायों का नाम किस किस नाम से जाने जाएंगे, और फिर कौन से अध्याय में कौन कौन सी धारा आएगी। जैसे बात करें हम अध्याय 1 की, तो अध्याय 1 का जो नाम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? प्रारंभिक। और इसमें जो धारा आएगी, धारा 1 से लेकर 3 तक हम अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार अध्याय नंबर 2, इसका नाम क्या होगा? आंतरिक परिवाद समिति का गठन। क्या होगा? आंतरिक परिवाद समिति का गठन होगा। और इसमें धारा आएगी केवल एक ही आएगी, धारा 4 को पढ़ेंगे हम इसके अंदर, इसको पढ़ेंगे धारा 4 को। इसी प्रकार अध्याय 3 का जो नाम है वो स्थानीय परिवाद समिति का गठन से संबंधित है। और इसमें जो धाराएं पढ़ेंगे 5, 6, 7, 8 तक पढ़ेंगे। और इसी प्रकार जो अध्याय 4 है उसमें परिवाद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और इसमें जो धाराएं पढ़ेंगे 9 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। इसी प्रकार जो अध्याय 5 है उसका नाम है परिवाद के बारे में जांच से संबंधित प्रावधान। और इसमें जो धाराएं आ जाएगी वो 12 से लेकर 18 तक आ जाएगी। इसी प्रकार जो अध्याय नंबर 6 है उसका नाम है नियोजक के कर्तव्य। नियोजक के कर्तव्यों को धारा 19 में पढ़ेंगे हम। इसी प्रकार जो अध्याय 7 है उसमें जिला अधिकारी के कर्तव्य और उनकी शक्तियों के बारे में बता रखा है, और वो किस में दे रखी? 20 में। और 8 में दिया हुआ है, 8वां नंबर का जो चैप्टर है इसका, उसका नाम प्रकीर्ण, यानी अन्य जो मेन प्रावधान है उनके बारे में प्रावधान कर रखा है। और उसमें जो धारा आएगी 21 से लेकर 30 तक आएगी विद्यार्थी। तो अभी हमने बात करी थी धारा 29 जिसमें नियमों का उल्लेख कर रखा है। तो चैप्टर पूछा जाए तो चैप्टर कौन सा आएगा? 8। और नाम क्या है उस चैप्टर का? प्रकीर्ण। और उसमें जो धारा कौन सी? 29। तो अभी देखेंगे हम एक एक धारा को भी बड़ा चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। तो देखियो एक एक अध्याय को देखते हैं। तो अध्याय 1 में धारा कौन कौन सी आएगी? 1 से लेकर 3 तक धाराएं आएगी। और इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रारंभिक। तो सबसे पहले जानते हैं धारा 1। धारा 1 में क्या लिखा हुआ है? तो धारा 1 में विद्यार्थियों ज्यादातर जो एक्ट होता है उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और वो लागू कब हुआ उससे संबंधित प्रावधान किए हुए होते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। धारा 1 ये कहती है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यहाँ संक्षिप्त नाम से मतलब यह है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोषण अधिनियम 2013 इसका संक्षिप्त नाम होगा। इस नाम से मतलब इसको जाना जाएगा। विस्तार, इसका विस्तार होगा वो संपूर्ण भारत में होगा। मतलब इसके जो प्रावधान है वो संपूर्ण भारत में जो महिलाएं हैं किसी भी कार्यस्थल पर वो काम करती है तो उनको प्रोटेक्शन देने का काम ये करेगा। इसी प्रकार प्रारंभ, ये कब से प्रारंभ होगा? तो ये उस तारीख से प्रारंभ माना जाएगा जब केंद्र सरकार की तरफ से एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके इसको लागू किया जाएगा, उस दिन से इसको लागू माना जाएगा। तो ये लिखा हुआ सारी चीजें मैंने बताई दी आपको। अब धारा 2,
धारा 2 में विद्यार्थियों ज्यादातर जो भी हम एक्ट पढ़ेंगे उसमें परिभाषाएं दी होती है, और परिभाषाएं उनकी दी होती है जैसे किसी कानून में किसी शब्दावलियों का यूज किया गया है और वो शब्दावली हमारे समझ में नहीं आ रही है, तो उन सभी शब्दावलियों को समझने के लिए क्या दिया जाता है, धारा 2 में उनकी डेफिनेशन दी जाती है। जैसे यहाँ पर व्यथित महिला की परिभाषा दी गई है, तो इस कानून में व्यथित महिला किसको कहेंगे, तो जिसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट जैसी घटना घटित हुई है उसमें उसको इस कानून में व्यथित महिला कहा गया है। समुचित सरकार किसको कहा गया है इस कानून में, तो समुचित सरकार की परिभाषा दे रखी है। तो समुचित सरकार से यहाँ तात्पर्य है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कौन कौन से प्रावधान होंगे वो सारी बातें तो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ समुचित सरकार का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से लिया गया है। केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो वो। यहाँ अध्यक्ष, तो विद्यार्थियों आगे हम कुछ कमेटियां पढ़ेंगे, इसमें 2 कमेटियां होती है अलग अलग, उन कमेटियों के जो अध्यक्ष है उनके बारे में क्या कहा गया है, यहाँ पे अध्यक्ष कहा गया है। और इस वो डिटेल से पढ़ने के लिए इस अध्याय की या इस कानून की जो धारा 7 है और 7 की भी सब क्लोज 1 जो धारा है उसको हम पढ़ेंगे, तो अध्यक्ष के बारे में वहां पर डिटेल से दिया हुआ है। इसी प्रकार जिला अधिकारी कौन होगा इसके बारे में यहाँ परिभाषित कर रखा है, तो जिला अधिकारी कौन होगा वो तो आगे हम पढ़ेंगे धारा में, लेकिन यहाँ जिला अधिकारी कहा गया है एक प्रकार से जिला कलेक्टर को कहा गया है। घरेलू कर्मकार कौन होते हैं उनकी परिभाषा दे रखी, घरेलू मतलब जो घर में काम करने वाले व्यक्ति है उनको कहते हैं। कर्मचारी में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, चाहे वो किसी घर में काम करने जाता हो, किसी कंपनी में काम करने जाता हो, एम्प्लॉय जो भी होते हैं उनको कर्मचारी कहा गया है। नियोजक, जो उस संस्था का जो संस्थापक है उसको हम एक प्रकार से नियोजक कह सकते हैं। और एक होता है आंतरिक समिति, विद्यार्थी इसमें एक कमेटी होगी उसका नाम आंतरिक समिति है और उसका उल्लेख किसमें कर रखा है, धारा 4 में कर रखा है। किसमें कर रखा है, धारा 4 में। आंतरिक परिवार समिति भी उसका पूरा नाम मिलता है, धारा 4 में डिटेल्स देखेंगे। इस देखो एक तो समिति होती है आंतरिक समिति, कौन सी आंतरिक समिति होती है, एक होती है स्थानीय समिति। तो स्थानीय समिति को डिटेल से कहाँ पढ़ेंगे, धारा 6 में पढ़ेंगे, और आंतरिक समिति को डिटेल से कहाँ पढ़ेंगे, धारा 4 में पढ़ेंगे इसी एक्ट की में। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ सदस्यों के बारे में प्रावधान कर रखा है। अब वो सदस्य किसको कहा गया है यहाँ पर इस कानून में, तो ऐसे सदस्य जो आंतरिक या स्थानीय परिवार समिति में जो काम करते हैं उन सभी को यहाँ पर क्या कहा गया है इस कानून में, सदस्य कहा गया। विहित, विहित का मतलब है इस अधिनियम के द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा विहित अभिप्रेत है, मतलब कोई इस कानून में कोई प्रावधान किया गया है उसके संदर्भ में कोई बात बोली जा रही है तो वहां पर हम एक शब्द लिख सकते हैं विहित। क्या लिख सकते हैं, विहित लिख सकते हैं। पीठासीन अधिकारी के बारे में दिया हुआ है कि यहाँ पीठासीन अधिकारी कौन होगा, तो धारा 4 क्लोज 2 के अधीन आंतरिक परिवार समिति के जो पीठासीन अधिकारी से अभिप्रेत है, मतलब धारा 4 क्लोज 2 देके पीठासीन अधिकारी किसको कहा गया है। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्यर्थी किसको कहा गया है, तो देखो विद्यार्थी मैं बता देता हूं, माना कि ये महिला पीड़ित महिला है, इसको व्यथित महिला कहा गया है और इस व्यक्ति की वजह से पीड़ित है, ये महिला है और ये पुरुष है, तो इसकी वजह से जो पीड़ित है तो इस को क्या कहा गया है, तो इसको कहा गया प्रत्यर्थी। क्या कहा गया, प्रत्यर्थी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद दिया है, तो धारा 9 भी हम देखेंगे, धारा 9 में परिवाद वगैरह का उल्लेख है, तो क्या होता है परिवाद उसको हम देखेंगे। परिवाद का मतलब एक प्रकार से शिकायत ही होती है, महिला जैसे पुरुष के खिलाफ जो शिकायत दे रही है उसको कहते हैं परिवाद। आगे है लैंगिक उत्पीड़न की डेफिनेशन के, लैंगिक उत्पीड़न किसको कहा गया, सेक्सुअल हरेसमेंट किसको कहा है, तो वैसे तो जो आईपीसी की धारा 354 होती है उसमें जिसको हम लैंगिक उत्पीड़न कहते हैं वही यहाँ पर लैंगिक उत्पीड़न माना गया है। अब जो 354 है उसकी जगह पर भी दूसरी धारा आ गई, जैसे हम आईपीसी पढ़ेंगे, अगर अपडेट वाली आपको पढ़ाते हैं तो उसी के अनुसार अब देखते हैं पर्सन बनने की संभावना विद्यार्थियों। पुरानी वाली जो आईपीसी है इंडियन पिनल कोड 1860 वहाँ से सवाल बनते हैं या नई वाली से बनते हैं, क्योंकि अभी तक मार्केट में ऐसा नया कानून से संबंधित जो मैटर है वो आया नहीं, केवल नेट वगैरह पे जो मिल रहा है उसी के अनुसार अगर आपको पढ़ाने की जरूरत है तो संशोधन जो भी हुआ वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अभी वास्तविक रूप से पुलिस थानों में कोर्ट में जो नया कानून बना है, नए दंड संहिता बनी है उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है, पुरानी संहिता के अनुसार ही काम हो रहा है। तो जब पुरानी संहिता के अनुसार काम किया जा रहा है तो संभवतः पर्सन बनने की संभावना भी पुरानी वाली से ही है, जो भी होगा देखा जाएगा, कुछ दिनों के बाद में क्लियर हो जाएगा कौन सी वाली से पर्सन आएंगे। तो देखो लैंगिक उत्पीड़न किसको कहा गया है, यानी शारीरिक संपर्क और अग्र क्रियाएं करना, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को टच करता है तो वो सेक्सुअल हरेसमेंट में आ जाता है, लैंगिक उत्पीड़न में आ जाता है, छेड़छाड़ में आ जाता है। लैंगिक उत्पीड़न का मतलब आप एक प्रकार से समझ सकते हैं छेड़छाड़। फिर आप कहोगे छेड़छाड़ से संबंधित धारा तो आईपीसी में, इस कानून में, लेकिन आईपीसी में तो है ही है, वो उसके तहत तो सजा मिलना तय है, लेकिन इस कानून के तहत भी सजा मिलेगी विद्यार्थी।
फिर आप कहोगे कि एक व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल दोहरा दंड दिया जा सकता है। उसमें क्या होता है, उधर उसको जैसे कारावास की सजा होगी तो इधर डिपार्टमेंट जुर्माना लगा देगा उसके खिलाफ, या फिर उसको सेवा से निष्कासित कर देगा। ऐसा दोहरा दंड भी दिया जा सकता है। सामान्यतः नहीं देते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है तो उसको दोहरा दंड भी मिलता है विद्यार्थियों। आगे लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करता है, यानी किसी महिला से लैंगिक कार्य करने के लिए डिमांड करता है या रिक्वेस्ट करता है, तो उसको भी यहाँ पर छेड़छाड़ के अंतर्गत शामिल किया गया है। लैंगिक आपासी टिप्पणी करता है, मतलब किसी महिला के बारे में कुछ गलत टिप्पणी करता है तो वो टीका टिप्पणी करना भी एक प्रकार से छेड़छाड़ में आ जाता है। अश्लील साहित्य दिखाता है, किसी महिला को कोई अश्लील वीडियो वगैरह भेज देता है या अश्लील साहित्य दिखाता है तो वो भी इसमें आ जाता है। क्योंकि ऐसा ज्यादातर, जैसे मान लें कि कोई महिला कंपनी में काम करने के लिए गई है, और वहां पर अगर उसका बॉस या कोई अन्य कर्मचारी जो उसके साथ ऐसा हरेसमेंट जैसी, सेक्सुअल हरेसमेंट जैसी घटना कारित कर रहा है, तो वो महिला अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? तो सुरक्षित महसूस जब करेगी जब पहली बात उसको कानून आना चाहिए, उसको प्रॉपर चैनल का पता होना चाहिए, कहाँ मुझे शिकायत करनी, किसको शिकायत करनी। तो ये सारी चीजें अभी आपकी क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें ना। इसके अलावा देखो, लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक या शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण कोई करता है तो उसको भी लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत ही माना है। साथ ही में कार्यस्थल किसको कहा गया है, तो वर्क प्लेस उसको कहा गया है जहां पर वो महिला काम करने के लिए जाती, चाहे वो घरेलू काम करने के लिए जाती हो, चाहे किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाती हो, वो उसके लिए कार्यस्थल है। ध्यान। असंगठित सेक्टर की भी इसमें डेफिनेशन दे रखी है, असंगठित सेक्टर में किसको माना जाएगा। इसके अलावा जो धारा 2 कंप्लीट होगी तो धारा 1 में तो क्या दिया हुआ है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, यानी कि लागू कब से होगा उसके बारे में। और धारा 2 में दे रखा है इस कानून में कुछ शब्दावलियों को समझाने के लिए डेफिनेशन दे रखी है, उन डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी सब क्लोज में कौन कौन सी डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें कि धारा 3, तो धारा 3 ये कहती है लैंगिक उत्पीड़न का निवारण करना। क्या? लैंगिक उत्पीड़न का निवारण करना, इससे संबंधित, यानी कोई भी महिला किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के अधीन नहीं होगी, और उसको 354 ताजरात हिंद में उबंधित किया गया है। 354 मतलब ये आईपीसी है, ताजरात हिंद का मतलब क्या है, यहाँ पर आईपीसी से लिया गया है। आगे देखो, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, 8 चैप्टर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब चैप्टर नंबर 2 आता है, तो चैप्टर नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, आंतरिक परिवार समिति का गठन करना, इसके बारे में उल्लेख कर रखा है। और इसमें जो धाराएं आएगी अध्याय 2 में, तो अध्याय 2 में केवल एक धारा पढ़ेंगे हम, धारा 4। क्या पढ़ेंगे? धारा 4 पढ़ेंगे। अब धारा 4 को देखते हैं, धारा 4 में क्या लिखा हुआ है। धारा 4 में लिखा हुआ है आंतरिक परिवार समिति का गठन। किसका? आंतरिक परिवार समिति का गठन, यानी कि किसी भी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, नियोजक मतलब जो संस्थापक है, वो लिखित आदेश के द्वारा एक आंतरिक परिवार समिति नामक एक कमेटी का गठन करेगा। और इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। कौन कौन को शामिल किया जाएगा मतलब आंतरिक परिवार समिति में? तो देखो, एक तो इसमें पीठासीन अधिकारी होगा, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर की जो नियोजित महिला है उसको किया जाएगा। और दूसरी बात, कम से कम 2 सदस्य कर्मचारियों में से होंगे जिनको महिलाओं से संबंधित ज्ञान होना चाहिए वो। इसके अलावा जो गैर सरकारी संगठन है, जिनको एनजीओ कहते हैं, उनमें से एक सदस्य को लिया जाएगा जो कि लैंगिक अपराधों से संबंधित विवादों से हमें सुपरिचित होता हो, ऐसे व्यक्ति को इसका सदस्य बनाया जाएगा। तो इसमें एक तो पीठासीन अधिकारी बनाया जाएगा, जो उस वर्क प्लेस पे काम करने वाली कोई महिला है वरिष्ठ, उसको बनाया जाएगा। साथ ही में 2 सदस्य ऐसे होंगे जिनको, जो महिला से संबंधित ज्ञान रखते हो, और एक ऐसा सदस्य होगा जो एनजीओ से लिया जाएगा। किसे लिया जाएगा? एनजीओ से लिया जाएगा। पीठासीन अधिकारी सदस्यों का जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल कितना रहेगा? इस जो आंतरिक परिवार समिति है, इसमें जो पीठासीन अधिकारी है ये, इसका कार्यकाल कितना रहने वाला है एक पीठासीन अधिकारी के रूप में? तो इसका कार्यकाल रहने वाला 3 वर्ष। कितना? 3 साल रहने वाला है। और जो गैर सरकारी संगठनों से नियुक्ति सदस्यों को जो वेतन दिया जाएगा, जो एनजीओ से, जिसको हमने माना कि बाकी तो सारे कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, एक एनजीओ ही हमने इसमें बाहर से लिया है, तो एनजीओ को कितना वेतन मिलेगा? तो 200 रुपए मिलेगा। कितना? 200 रुपए प्रति माह इसको वेतन दिया जाएगा। या फिर कई बार पीठासीन अधिकारी या सदस्यों पर आरोप लगने पर उनको पहले भी हटाया जा सकता है। वैसे तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 3, लेकिन उससे पहले भी इनको हटाया जा सकता है अगर इनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है तो। इसके अलावा आकस्मिक रिक्त पदों को धारा 4 में उबंधित रीति से हटाया जा सकेगा। ये अभी बता ही रखा है कभी इनको कौन सी परिस्थितियों में हटाया जा सकता है। तो ये धारा 4 हुई हमारी कंप्लीट। अब देखते हैं हम अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 में दिया हुआ है स्थानीय परिवार समिति का गठन, और इसमें जो धाराएं आएगी वो धारा 5, धारा 6, धारा 7 और 8। मतलब इसमें हम धारा 4 धाराएं पढ़ेंगे, 5, 6, 7 और 8। और इस चैप्टर का नाम क्या है? स्थानीय परिवार समिति का गठन। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखते हैं धारा 5। धारा 5 में क्या लिखा हुआ है कि जिला अधिकारी की अधिसूचना।
क्या आपसे पूछा जाएगा जिला अधिकारी की अधिसूचना का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है, तो धारा 5 में किया गया है। देखिए समुचित सरकार किसको कहा गया है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों को कहा गया है। किसी जिला मजिस्ट्रेट को या अपर जिला मजिस्ट्रेट को या कलेक्टर को या उप कलेक्टर जो होता है उसको इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित करेगी। और ऐसा करने के लिए विद्यार्थियों एक गजट नोटिफिकेशन भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो इसको नियुक्त किया जा रहा है उसकी तरफ से एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसमें बिल्कुल बाकायदा सारी बातें लिखी जाएगी, भाई आपको कौन कौन से पावर होंगे, किस किस प्रकार का आप प्रयोग कर सकते हैं उन शक्तियों का, तो उन सारी शब्दों का उल्लेख किसमें किया जाएगा, एक गजट नोटिफिकेशन जारी होगा उसके अंतर्गत। और ये पावर कहां से मिलता है, धारा 5 के तहत मिलता है। इस कानून की धारा 5 ये कहती है। और समुचित सरकार मतलब दोनों सरकारों को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों को। अगर बात करें धारा 6 की, धारा 6 क्या कहती है, धारा 6 कहती है स्थानीय समिति का गठन करना और उसकी जो अधिकार क्षेत्र है वो कौन कौन सा होगा उसके बारे में उल्लेख कर रखा है। तो एक तो स्थानीय समिति का गठन कैसे होगा उस बात को बता रखा है, और उसका जो एरिया है, अधिकार क्षेत्र है, वो कौन कौन सा होगा उसका उल्लेख कर रखा धारा 6 में। देखो, जहां 10 या कम कर्मकारों के होने के कारण लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद प्राप्त करने के लिए जहां आंतरिक परिवाद समिति का गठित नहीं की गई है, वहां परिवाद नियोजक के ही विरुद्ध हो तो प्रत्येक जिला अधिकारी के द्वारा स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। विद्यार्थियों, तो कहां पर स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाएगा, तो वहां पर किया जाएगा जो अगर किसी कंपनी के जो मालिक है उसके विरुद्ध ही अगर यह ऐसा आरोप लगा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो वहां पर स्थानीय परिवाद समिति उसका निस्तारण करेगी। और साथ ही में या ऐसी जगह पर कमेटी गठन किया जाएगा जहां 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हो। दूसरा है कि जिला अधिकारी के द्वारा परिवाद प्राप्त करने के लिए नोडल अधिकारी पदभीति भी करेगा, जिसमें परिवार 7 दिवस के भीतर स्थानीय परिवार समिति तक पहुंच सकेगा। और इस समिति की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण जिला होगा। कौन सा होगा, संपूर्ण जिला, मतलब एक जिले में एक स्थानीय परिवार समिति होगी, वो पूरा जिला, जैसे माना कि अजमेर जिला है, जयपुर जिला है, तो जो भी जिला है वो उसका पूरा क्षेत्र होता है। ठीक है, आगे देखिए, स्थानीय परिवार समिति की जो संरचना है वो कैसी होगी, उनका जो टाइम पीरियड है वो कालावधि यानी कि उनका कार्यकाल कितना होगा, और अन्य कोई प्रबंध किए गए या अन्य कोई शर्तें होगी तो वो कैसी होगी, तो उनके बारे में जो उल्लेख कर रखा है वो किसमें कर रखा है, धारा 7 में कर रखा है। इसमें लिखा हुआ विद्यार्थियों, जिलाधिकारी के द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित से मिलकर ये स्थानीय परिवार समिति बनेगी। और इसमें एक तो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, जो महिला, जो प्रख्यात महिलाओं से संबंधित समस्याओं से संबंधित परिचित हो उसको बनाया जाएगा इसका अध्यक्ष। साथ ही में एक सदस्य जो ब्लॉक, तालुक या तहसील या वार्ड या नगर पालिका से संबंधित जो कार्य करने वाली महिला उसको बनाया जाएगा। दूसरा, 1-2 सदस्य ऐसे होंगे जो विद्यार्थियों, उनमें से एक तो महिला होगी और एक एनजीओ से लिया जाएगा। तो इनको सबको मिलकर क्या बनेगी, ये स्थानीय परिवार समिति बनेगी। साथ ही में समाज कल्याण या महिलाओं एवं बाल विकास से संव्यवहार करने वाला संबंधित अधिकारी पदेन सदस्य भी होगा इसका। समिति का जो अध्यक्ष या सदस्यों का जो कार्यकाल रहने वाला है इनका, वो कितना रहने वाला है, 3 साल रहने वाला है इनका भी। कितना, 3 साल रहेगा विद्यार्थियों। हालांकि उससे पहले भी हटाया जा सकता है, इनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो। और किस तारीख से, जिस दिन इनकी नाम निर्देशित तारीख है उस दिन से इनका कार्यकाल चालू हो जाएगा। जहां इस समिति के अध्यक्ष और सदस्यों पर कोई आरोप लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में इनको पहले भी हटाया जा सकता है। स्थानीय परिवार समिति के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको वेतन भत्ते वगैरह भी दिए जाएंगे। और कितना दिया जाएगा उनको, 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको वेतन भत्ते दिए जाएंगे। और अगर उससे बाहर वो किसी कार्य के लिए जाते हैं, जिले से बाहर या एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनको यात्रा भत्ता वगैरह ये भी दिया जाएगा। साथ ही में होटल वगैरह जो का खर्चा होता है वो सारा वहन किया जाता है। तो ऐसी बात नहीं कि 250 नहीं दिए जाते, ज्यादा पड़ जाते हैं। आगे है धारा 8। धारा 8 ये कहती है अनुदान और संपरीक्षा। जो भी विद्यार्थियों राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो इन कमेटियों को, जो इन कार्यों के लिए जितना भी अनुदान दिया गया है, तो उस अनुदान की सही तरीके से उसको मतलब खर्च किया गया है नहीं किया गया, उसकी ऑडिटिंग भी हो सकती है, उसकी संपरीक्षा भी की जा सकती है। तो इस बात का उल्लेख किसमें किया गया है, धारा 8 में किया गया है। तो इस प्रकार हमने इसके 3 चैप्टर पढ़ लिए विद्यार्थियों। और अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर होगा अध्याय नंबर 4 और उसका नाम होगा परिवाद। और उसमें जो धाराएं आएगी वो 9 से लेकर 11 तक आएगी। तो अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे धारा 9 से पढ़ेंगे विद्यार्थियों। यहाँ तक कि आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए इसको। थैंक यू मित्रों।